हेलो स्टूडेंट्स। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे सी लैंग्वेज की बारे में बात की थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके पहले डेवलप की गई वो सारी बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में की थी। आज हम आपको बताएंगे कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें हमको इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी होती है। तो वही सभी चीजों को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? नंबर वन की प्री प्रोसेसर कमांड है, ठीक है, नंबर वन। सेकेंड फंक्शन, और थर्ड वेरिएबल, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस, और 5 नंबर में कमेंट्स सेक्शन को। तो हमने ऐसे 4-5 पॉइंट्स आप लोगों के सामने लिए हैं जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट्स हैं सी की प्रोग्रामिंग करते वक्त। तो मैं एक सिंपल सा जो भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है यदि हम देखें तो हम एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर आपको बताना चाहेंगे। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड, और एक हमने ये प्री प्रोसेसर कमांड लिया stdio.h। हम अभी इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में मान लीजिएगा मैंने ले लिया int main सपोज दैट, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर, अब देखिए हमने प्री प्रोसेसर को ले लिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम कोई फंक्शन को करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करें, या यहाँ पर हम कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर हम फंक्शन के अलावा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स होंगे हम अभी आपको सब बात बताएंगे। इसके बाद में हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स हों, ठीक है, और जो भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा वो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक कीवर्ड और लगा देता हूँ, रिटर्न 0। तो इस तरीके से जो भी चीजें होंगी, यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा फंक्शन लिस्ट होगी, वेरिएबल्स होगा वेरिएबल लिस्ट होगी, स्टेटमेंट्स होंगे उनके, हम इस तरीके से एक सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम आपको बताएंगे, पहला जो हमने सी का प्रोग्राम बनाएंगे वो हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सी का प्रोग्राम बनेगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी जितनी भी इसके पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैं उन सब में बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हम जो कोड लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और भले ही उसका जो कन्वर्जन हो वो लोअर लेवल लैंग्वेज में हो रहा हो। इसलिए हमने आपसे कहा था कि सी जो है मिड लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के फीचर्स को भी अडॉप्ट करती है, साथ ही साथ लो लेवल के प्रोग्रामिंग फीचर को भी रखती है। इसलिए कुछ सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए जो हमने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और हम कह सकते हैं ड्राइवर्स, कर्नेल, ये इनकी एप्लीकेशंस बनाए गए हैं और इनकी प्रोग्रामिंग भी की गई है, वो भी सी लैंग्वेज के द्वारा। तो इसलिए सी लैंग्वेज जो है हाई लेवल के साथ साथ लोअर लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी अडॉप्ट करती है। तो ये जो अभी हमने आपको बताया एक सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अभी हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे, अभी हम एक प्रोग्राम को देखेंगे और उसमें क्या क्या बातें खास हैं उन सभी बातों को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है हम इसको आगे देखते हैं और अब हम एक सी प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम है, और इस फर्स्ट सी प्रोग्राम में हमने जो भी हम चाह रहे हैं एक सिंपल सा कोड हमने लिखा है। हम स्क्रीन पर हेलो शिवम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने, अब हमें हेलो शिवम अगर प्रिंट कराना है तो हमने उसके लिए सबसे पहले क्या बताया कि एक हेडर फाइल लगाई है। अभी मैं इन सभी बातों की आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर का मतलब है ये जो है पहले प्रोसेस होता है, इसलिए इसको प्री प्रोसेसर बोला है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। फिर हमने लिखा इंट मेन, और इस चीज को हम बोलते हैं कमांड, कमेंट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स, राइट। और ये जो है मेन जो है वो हमारा स्टार्टिंग, हम कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम
जिससे हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बिना मेन फंक्शन के हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसको कंपाइल भी हम बिना मेन के नहीं कर सकते। इसके बाद में ये जो printf लिखा है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो अब जो भी इसका आउटपुट आएगा, मतलब मैंने क्या किया, इस प्रिंटफ का काम है स्क्रीन पर प्रिंट करना। का काम क्या है, स्क्रीन पर प्रिंट कराना कोई भी चीज। ठीक है, स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम है। तो आउटपुट के लिए हमने प्रिंटफ का इस्तेमाल किया है। अगर हमें किसी भी चीज का इनपुट कराना होगा तो हम यहाँ पर एक स्कैनफ फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई भी चीज इनपुट करनी होगी, क्या करनी होगी, इनपुट करनी होगी। तो ये तो है इनपुट और आउटपुट की बात। अब जो हमारा इसमें आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट हमारा आएगा, आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, हेलो, है ना, हेलो और शिवम। ठीक है, तो हम अभी क्या चाह रहे थे कि हमारी स्क्रीन पर हेलो शिवम प्रिंट हो जाए। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, पहला सी का प्रोग्राम हम इसी तरीके से बनाते हैं। हम आपको आगे जो बताना चाहेंगे वो क्या, कि इस तरीके के प्रोग्राम को हम बनाते कैसे हैं, वो भी सब हम अभी डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आपको एक सिंपल सी शब्दों में ये बता दूं कि प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं, क्या लिखते हैं सी के प्रोग्रामिंग के कोड में। ठीक है, तो अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस डिस्क्रिप्शन को इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर द लेट अस टेक लुक एट द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। हमने जो प्रोग्राम लिया था, हमने जो प्रोग्राम लिया है, तो उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें खास हैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ आपके सामने अभी तुरंत से फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, एक छोटे से उसमें लिख देता हूँ मैं आपसे। जैसे मैंने लिखा हैश, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, सपोज दैट हैश इंक्लूड। ठीक है, और मैंने लिखा stdio.h, ये एक हेडर फाइल थी। और उसके बाद में मैंने लिखा, ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा int main। ठीक है, int main, और ये मैंने यहाँ पर इसके बाद में ये मैंने एस्ट्रिक, या हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, जो भी है। और इसके बाद में हमने जो है यहाँ पर क्या लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दिया, और प्रिंटफ में मैंने लिखा, क्या लिखा, हेलो शिवम। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने एक रिटर्न कीवर्ड लगाया 0, और ये यहाँ पर बंद कर दिया। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड, यानी द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h is a preprocessor command which tells a C compiler to include stdio.h। अब ये जो stdio.h है, stdio.h है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर हम बोलते हैं। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर जब हम इसको बोलते हैं तो इसको हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, जो stdio.h है। तो ये जो अभी हमने हैश इंक्लूड बोला आपसे, ये क्या प्री प्रोसेसर कमांड है। अब stdio जो है, ये जो है हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल। हेडर फाइल का मतलब ये होता है कि कुछ पहले से कंपाइल की हुई फाइल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। अब stdio.h है, वो एक प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो हमने प्रिंटफ फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन stdio.h में लिखी है। यानी stdio.h को हम इस्तेमाल करते हैं printf फंक्शन के लिए और scanf फंक्शन के लिए। तो बेसिकली कुछ पहले के प्रोग्राम्स हैं उनकी डेफिनेशन के लिए हम ये हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि क्या होती है हेडर फाइल, क्या होता है stdio.h। तो stdio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट,
ठीक है, बेसिकली दो फंक्शंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात है, हमने पहली बार डिस्कस कर ली, अब नेक्स्ट बात हम बताएंगे कि द नेक्स्ट लाइन int main is the main function where is the program execution begins, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। थर्ड वाली लाइन जो है, द नेक्स्ट एस्ट्रिक फर्स्ट प्रोग्राम जो भी है विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यस कंपाइलर के द्वारा इसको कंपाइल नहीं किया जाता है। It has been put to add additional comments in the program, so such line are called comments in the program। मतलब ये सिर्फ हम शो करना चाह रहे हैं कि कोई भी हमारे प्रोग्राम को देख करके ये समझे कि हमने इसमें क्या टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट लाइन पर printf is another function available in C which causes the message hello Shivam to be displayed on the screen। तो मैंने अभी आपके सामने डिस्प्ले करके दिखाया था। और द नेक्स्ट लाइन रिटर्न 0 टर्मिनेट्स द मेन फंक्शन एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। अभी मैं आपको रिटर्न कीवर्ड की भी कहानी बताऊंगा और यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि रिटर्न के बाद में, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो सबसे आखिरी स्टेटमेंट ही होता है, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया कि इट टर्मिनेट्स द मेन फंक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात अभी समझ में आई होगी। ये मैंने आपको प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन समझाया, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हमने प्रोग्राम तो बना लिया, अब इस प्रोग्राम को बनाने के बाद में कंपाइल कैसे करेंगे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सो देखिए कैसे करेंगे। नंबर एक बात कि सबसे पहले ओपन अ टेक्स्ट एडिटर एंड एट द अबव मेंशन कोड। हम जिसमें भी इस कोड को लिख रहे हैं उस कोड को हम टेक्स्ट एडिटर में खोल देंगे। जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास में नोटपैड है, ठीक है, नोटपैड पे आप लिख रहे हैं और उस पे आप नोटपैड पे आप लिख रहे हैं, तो नोटपैड पे आपने कोई भी टेक्स्ट एडिटर है जहां पर आपने अपना प्रोग्राम को लिखा, ठीक है, ठीक है, उस प्रोग्राम को आपने लिखा, वहां पर जो भी आपके स्टेटमेंट्स या जो भी चीजें थी उस प्रोग्राम को आपने लिखने के बाद में आपको सेव करना है। सेव द फाइल एज hello.c, यानी इस प्रोग्राम को आपने किससे सेव किया, hello.c, ठीक है, आपने hello.c से इसको सेव किया। फिर क्या करते हैं, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, जो आपके कंप्यूटर में ही होती है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू हैव सेव द फाइल, मतलब आपने इस फाइल को जिस डायरेक्टरी में सेव कर रखा होगा उस डायरेक्टरी में आपको जाना है, ठीक है। सो आपको क्या टाइप करना है, अगर आप जीसीसी कंपाइलर पे काम कर रहे हैं तो टाइप जीसीसी hello.c एंड प्रेस एंटर टू कंपाइल योर कोड। यानी जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे तो आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। इफ देयर आर नो एरर्स इन योर कोड, अगर आपके प्रोग्राम के कोड में कोई एरर नहीं है, सो द कमांड प्रॉम्प्ट विल टेक यू द नेक्स्ट line and will generate a.out executable file, यानी जो भी executable फाइल बनेगी उसको वो जनरेट कर देगी। सो नाउ टाइप a.out to execute your program। अब अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, a.out किसके लिए, कंपाइल करने के लिए, ठीक है। सो यू विल सी द आउटपुट hello Shivam printed on the screen। बहुत ही सिंपल तरीका है, अभी आपको लग रहा होगा, जब मैं आपको बताऊंगा इस तरीके की चीजों को तो आपको ये चीज बहुत आसान लगेगी और आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने में बहुत मजा आएगा। इसके लिए अलग अलग आईडीज आज के समय में चल रही हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा और ये भी मैं आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रन करके बताऊंगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैसे आपको रन करना है जीसीसी कंपाइलर पे, तो जीसीसी hello.c पहले, इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट आपको लिखना है a.out, तो आप देख पाएंगे कि hello शिवम आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। सो मेक श्योर द जीसीसी कंपाइलर इज इन योर पाथ एंड दैट यू आर रनिंग इट इन द डायरेक्टरी कंटेनिंग द सोर्स फाइल hello.c। मतलब आपको जो भी आपका कंपाइलर होगा उसमें योर पाथ, मतलब कंपाइलर योर पाथ दैट इज आर रनिंग, मतलब आपका वो पाथ वगैरह आपको सब सेट करना होगा जो आपकी डायरेक्टरी में। दूसरी बात, hello.c जिस डायरेक्टरी में आपने सेव किया वो उस डायरेक्टरी में कंटेन करना चाहिए, ठीक है, एक चीज। अब देखिएगा मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि अभी हमने ये जाना कि कंपाइल हमने कर दिया, अब कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, देखिए वो देखिएगा। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में व्हाट इज कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का क्या मतलब है, द कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। मैंने आप
ठीक है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनेगा आपका। सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंपाइलर। मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाइलर का काम क्या है, इस पूरे टास्क को एक बार में कंपाइल कर देना। सो द कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड फॉर द सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर। कंपाइलर का काम क्या है, जो भी आपने ये सोर्स कोड लिखा है, अगर आपने कोई भी इसमें सिंटेक्स एरर की है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हम कह सकते हैं इसके हिसाब से की है, जिसको हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं, या स्ट्रक्चरल कोई एरर की है, जैसे कि आपने कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल एरर बोलेंगे। एंड इट सोर्स कोड and if the source code is error free, so then it generates the object code। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका जो कोड है वो एरर फ्री है तो इसको, जो भी मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को इस तरीके की सोर्स कोड में चेंज कर देगा। यानी क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कंप्यूटर्स जो लेता है वो बाइनरी फॉर्म में लेता है, और बाइनरी फॉर्म का मतलब ये है कि एवरी थिंग इज 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो अब ये जो कोड ऑब्जेक्ट कोड होगा, ये जो ऑब्जेक्ट कोड होगा, इस फाइल को आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है, राइट। तो इस तरीके की फाइल को ये जनरेट करता है, वो भी कंपाइलर का काम है, राइट। सो कंपाइलेशन प्रोसेस ऐसे होती है, राइट। अब देखिएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद में मैं अभी एक और चीज बताऊंगा। देखो, द कंपाइलेशन प्रोसेस converts the source code taken as an input into the object code और machine code, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट्स किसको करती है, सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेगी और उसको कन्वर्ट किस में करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में। सो द कंपाइलेशन प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। नंबर 1 प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग, ठीक है। ये 4 स्टेप में होते हैं, और एक मैं आपको और भी बताऊंगा, जो इसका एक और सॉफ्टवेयर है वो भी बताऊंगा मैं। तो ये 4 स्टेप में होती है। नंबर 1 प्री प्रोसेसिंग, नंबर 2 कंपाइलिंग, असेंबलिंग और लिंकिंग, ठीक है। सो द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज ए इनपुट एंड इट रिमूव्स ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड, ठीक है। जो भी सोर्स कोड में इनपुट है उसमें से क्या करेगा, इट रिमूव्स ऑल द कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स हमने लिखे हैं सोर्स कोड में उसको रिमूव करेगा। द प्री प्रोसेसर टेक्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड इंटरप्रेट्स इट, ठीक है। जो भी इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि जो हैश सिंबल होते हैं उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। जैसे कि ये stdio.h डायरेक्टिव इज अवेलेबल इन द प्रोग्राम, सो देन द प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द डायरेक्टिव एंड रिप्लेस दिस डायरेक्टिव विद द कंटेंट ऑफ द stdio.h फाइल। जैसे कि आपने जो printf फंक्शन के लिए हेडर फाइल लगाई थी उसकी डेफिनेशन को ये रिप्लेस करेगा। ये काम है प्री प्रोसेसर का, ठीक है। अब हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम का फ्लो है। देखिए, द फॉलोइंग आर द फेजेस थ्रू द विच आवर प्रोग्राम पासेस बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, ठीक है। देखिए हमारी 4 स्टेप में कैसे बनेगा, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। मैं अब आपको, देखिए ये हमारा सोर्स कोड है, ये हमारा सोर्स कोड है, और इस सोर्स कोड को हम आपको बताना चाहेंगे। इस सोर्स कोड को, ये देखिए ये हमारा सोर्स कोड है, और सोर्स कोड को हम कैसे करेंगे, सोर्स कोड को हमने, देखिए जो हमारा सोर्स कोड में सबसे पहले क्या चला, प्री प्रोसेसर चला। प्री प्रोसेसर ने काम क्या किया, जो भी इसका सोर्स कोड था वो एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के बाद में क्या किया इसने, कंपाइल किया, ठीक है। जो भी काम किया वो कंपाइल किया। कंपाइल के बाद में यहाँ पर जो भी असेंबली कोड में इसको जनरेट किया वो असेंबलर की मदद से किया। इसके बाद में लिंकर की, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट कोड बना, और यहाँ पर अब लिंकर का काम आया, और लिंकर ने क्या किया, जो भी अदर फाइल्स थी, ठीक है, उनको लाइब्रेरी से उठाया, ठीक है, यहाँ से और भी जो ऑब्जेक्ट फाइल्स थी उसको उठाया, ठीक है, और लाइब्रेरी से कुछ चीजों को उठाया तो क्या बना दिया, एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना दिया। जब एग्जीक्यूटेबल कोड बन गया, जिसको हम रन करके उस प्रोग्राम का आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये हमारे सोर्स कोड को प्रोसेस करता है, ये हमने अभी जाना, ठीक है। तो
आई होप कि अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं एक एक चीज को कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? द सोर्स कोड इज द कोड, है ना, विच इज written in the text editor and the source code file is given the extension .c. the source code is the first pass to the preprocessor phase, है ना, सबसे पहले किससे पास करेगा? प्री प्रोसेसर फेज से। एंड देन प्री प्रोसेसर एक्सपांड दिस कोड, जो भी कोड जहां पे भी प्री प्रोसेसर लगा हुआ है उसको उससे एक्सपांड कर देगा, यानी उसकी जगह पर वो रिप्लेस कर देगा। सो आफ्टर एक्सपांडिंग द कोड, एक्सपेंडेड कोड इज पास टू द कंपाइलर। नेक्स्ट फेज में कहा जाएगा? कंपाइलर में जाएगा। कंपाइलर का काम क्या है कि the code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler. The compiler converts the code into assembly code. assembly code में इसको convert करेगा, और we can say that the C compiler converts the preprocessed code into assembly code. assembly code में हो जाएगा। अब हम जानेंगे इसके बाद में कि assembler क्या होता है। assembly code में हो गया, तो the assembly code is converted into objected code by the using the assembler. The name of the object file generated by the assembler is the same as the source file, ठीक है। जो भी उसका होगा, the name of the object file जो भी जनरेट करेगा assembler, उसका क्या नाम होगा? सेम एज द सोर्स फाइल, यानी सोर्स फाइल का जो नाम होगा उसी का होगा, बस उसके आगे hello.obj लग जाएगा, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड इन DOS.obj एंड यूनिक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम O, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका नाम अलग अलग हो जाएगा। सो इफ द नेम ऑफ द सोर्स फाइल इज hello.c, देन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल वुड बी hello.object। तो जो भी ऑब्जेक्ट कोड के नाम से होगा उसको हमने कह दिया hello.obj। एक्सटेंशन, डॉट एक्सटेंशन, ये जो भी है डॉट के आगे जो भी लिखा है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जिस तरह की फाइल हो, जैसे हमने कहा डॉट सी, तो क्या हो गया? ये सी की फाइल हो गई। या हमने कहा, मान लीजिएगा डॉट txt, तो हम क्या कहते हैं? ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। डॉट mp3, ठीक है, तो हमको मालूम है कि एक ऑडियो फाइल है, ठीक है। अगर हमने कुछ भी लगा दिया डॉट jpeg, तो हम क्या कह देते हैं? ये इमेज फाइल है। तो जो भी डॉट के साथ में उसके आगे नाम लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन फाइल, एक्सटेंशन, उसका नाम का एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसके बाद में लोडर क्या होता है? नेक्स्ट, जब असेंबलर के बाद में कहा जाएगा लोडर। लोडर भी हम एक बात बता देते हैं, लोडर इज स्पेशल प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम लिंकर। The loader is special program that takes input of object code from linker से उठाएगा, loads into the main memory, जो भी प्रोग्राम होगा उसको मेन मेमोरी में लेके आएगा, and prepare this code for execution by the computer, ठीक है। So loader allocates memory space to the program। loader का काम है कि स्पेस प्रोवाइड कराएगा प्रोग्राम के लिए। even it settles down symbolic reference between objects, it is in the charge of loading program and libraries in the operating system। So the embedded computer system don't have loaders। जो भी embedded computer system होते हैं उनके में loaders नहीं होते हैं। So in them code is executed through ROM, ROM के थ्रू होता है। Generally loader has 3 types of approach, ठीक है, तो इस तरीके की होती है। अब हम जानेंगे कि लिंकर क्या है, जो अगला प्रोग्रामिंग का फेज है उसको जान लेते हैं। लिंकर क्या होता है, ठीक है। सो लिंकर क्या होता है? मेनली ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन सी यूज लाइब्रेरी फंक्शन। जितने भी हम प्रोग्राम्स को लिखेंगे किस में यूज करेगा? सी यूज द लाइब्रेरी फंक्शन। सो दीज लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री कंपाइल्ड, दीज लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री कंपाइल्ड। देखिए, दीज लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री कंपाइल्ड एंड ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दीज लाइब्रेरी फाइल्स स्टोर विथ डॉट लिब और डॉट ए एक्सटेंशन, ठीक है। सो बेसिकली किसमें होगा, किसमें हम करेंगे? देखिए, इसमें हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे डॉट लिब, ठीक है, और डॉट ए, तो ये इसका एक्सटेंशन होगा लाइब्रेरी फाइल्स का, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल्स में क्योंकि सी ने पहले से ही कुछ लाइब्रेरी बना के रखी है जो आपको सीधा यूज करना होगा, ठीक है। सो द मेन वर्किंग ऑफ linker is the combine the object code of library files with the object code of our program। जो भी हमारे object code में
लिखा होगा उसमें इसको कंबाइन करने का काम होता है। सो समटाइम्स द सिचुएशन अराइजेस व्हेन आवर प्रोग्राम रेफर्स टू द फंक्शंस डिफाइंड इन अदर फाइल्स देन द लिंकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हमारे प्रोग्राम को रिफर करता है द फंक्शन डिफाइंड इन अदर फाइल्स, जो भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अदर फाइल्स में, तो लिंकर का रोल प्ले होगा। ठीक है, इट लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दीज फाइल्स अवर प्रोग्राम। जो भी जैसे मैंने हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, स्कैनफ लिखा, या मैंने कोई भी मैथ का कोई फंक्शन यूज किया, कोई स्ट्रिंग का कोई हमने फंक्शन यूज किया, तो हम उस हेडर फाइल को लगाएंगे, उस लाइब्रेरी फाइल को ऐड करेंगे, ताकि तो उस केस में लिंकर का काम होता है। ठीक है, ओके, सो therefore we conclude that the job of the linker is to link the object code of our program with the object code of the library files and other files. ठीक है, so the output of the linker is executable file. ठीक है, the name of the executable file is same as the source file but differs only in their extension. जो मैंने भी आपको बताया एक्सटेंशन के लिए। तो अब जैसे कई बार क्या होता है, डॉस में .exe फाइल होगी। ठीक है, डॉस में जब हम बताएंगे तो क्या होगा, डॉस में क्या होगा, डॉस में अगर हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या बोलेंगे, .exe, एंड यूनिक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नेम एज a.out. For example, if we using through printf function in the program, then the linker adds its associated code in the output file. जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए मैंने ये अभी आपको जो भी लिखा हुआ है आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप आगे कभी भी इसका, तो जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी .exe को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होगा। किस पर होगा, देखिए .exe किस में होगा, ये हमारे डॉस में होगा। ठीक है, अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यूनिक्स में हमारा क्या होता है, a.out, ये एक्सटेंशन होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल का। ठीक है, किसमें होगा, यूनिक्स में किस तरीके से होगा, a.out। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसके एक्सटेंशन अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है, पर लिंकर का जो काम है वो यही है, लाइब्रेरी से जो भी फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी है उनको वहां पर एसोसिएट करना या लिंक करना। ठीक है, तो अब हमने जाना कि लिंकर का क्या काम है। ओके, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो है लिंकर के बाद में, अब हम एक प्रोग्राम को जो भी हमने आपको बताया था उसी प्रोग्राम को वापस से देखते हैं। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल। हम इस एग्जांपल के साथ में क्या क्या देखिए, देखिए प्रोग्राम का हमने नाम किस तरह से सेव किया था, hello.c। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h हमारा पहला स्टेटमेंट, इंट मेन जो है दूसरा स्टेटमेंट, यानी हम कह रहे हैं दूसरी लाइन इंट मेन, और हमने इसको लगाया, फिर इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, लाइन नंबर 3। तो इस तरीके से देखिए हमारी लाइन नंबर 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, तो हमने जो भी लिखा है, फिर इसके बाद में प्रिंटफ में हमने लिखा हेलो शिवम, जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, नेक्स्ट रिटर्न 0, और हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब इसी बात की जो इसमें हम क्या भी समझेंगे, जो हमने प्रोग्राम इतना सा लिखा है उसका हम कंपाइलेशन जो प्रोसेस है वो कैसे देखेंगे। देखिए बिल्कुल मैं आपको भी एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे है। सो नाउ वी विल क्रिएट अ फ्लो डायग्राम ऑफ द अबव प्रोग्राम। हम जो भी आपको बताने जा रहे हैं वो प्रोग्राम की डेप्थ बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा कोई प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें, क्या क्या फेजेस होते हैं एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। देखिए हमारा कोई सी प्रोग्राम है जिसको हमने hello.c से सेव किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर फेज होगा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखेगा और उसके बाद में कोड को एक्सपांड करेगा। यहाँ पर कोड का काम है एक्सपांडेड करना, यहाँ पर जो भी कोर्स है वो एक्सपेंडेड हो गया। एक्सपेंडेड सोर्स कोड को hello.i से देखेगा और hello.i कहाँ जाएगा, कंपाइलर में। तो ये क्या काम करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइलर का काम है कंपाइल करेगा फाइल कोड को और असेंबली कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट किस में करेगा, असेंबली कोड में। तो hello.s नाम से ये फाइल बनेगी। अब इसके बाद में ठीक है, असेंबलर का काम होगा जो इसको रीड करेगा और असेंबलर का काम क्या है, असेंबलर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड में इसको चेंज करेगा। तो hello.obj फाइल बनेगी। इसके बाद में लिंकर का काम है लिंक करना
क्या लिंक करना, लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करना, लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करना, और ये यहां से जो ऑब्जेक्ट कोड आएगा उसमें लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करना, और क्या बनाएगा, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा जो hello.exe नाम से बनेगा। hello.exe फाइल को, इसका काम क्या है, लोड करना, किसमें, मेमोरी में लोड करने का काम है, मेन मेमोरी में ये लोड करने का काम है, लोडर का काम है, और लोडर जो है वो इसके बाद में एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे एक प्रोग्राम का ये एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने अभी जाना कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम होगा और किस तरीके से हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम में कौन कौन से फेजेस से ये गुजरेगा। इसके बाद में हमारे प्रोग्राम का डायग्राम का फ्लो डायग्राम क्या होगा, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम किन किन फेजेस से होकर के क्या क्या फेज से गुजरेगा। तो ये सारी बातें भी अभी हमने आपको इसमें बताई। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखिए हम लोगों ने जो अभी बात कही थी वही सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख रखी हुई हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए मैंने एक बार फिर से आपको रिव्यू कर दिया। फर्स्ट द इनपुट फाइल सी hello.c से किया, उसका एक्सटेंशन हमने कोड जब हमने एक्सपोर्ट का चेंज हुआ तो hello.i, वही सारी बातें जो हमें वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की जो बातें मैंने बताई हैं आपको। तो इस तरीके से हमारे एक सी का प्रोग्राम बनाया जाता है। आगे की क्लास में मैं आपको जो आईडीई है जिस पर मैं आपको प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, उस प्रोग्रामिंग को, उस टूल को मैं आपको डाउनलोड करने का स्टेप बताऊंगा, और हम एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि कई लोगों को सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में करने में दिक्कत होती है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को बताऊंगा, आपको इस लैंग्वेज को सीखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आगे की चीजें डिस्कस करूंगा। थैंक यू।